नमस्कार दोस्तों, माधव पहल अकेडमी में दीपक सर आप सबके बीच में। बच्चों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मैं आपको घटना चक्र पूर्वावलोकन भारतीय इतिहास इंडियन हिस्ट्री के 800 पेजों का पूरा मास्टर रिवीजन क्लास दे रहा हूं। यहाँ पे जो मैं रिवीजन क्लास दूंगा, याद रखना लगभग 40 प्लस इसमें चैप्टर हैं, 45 के आसपास। एक चैप्टर मैं कल करा दिया हूँ, आज दूसरा चैप्टर अभी कराऊंगा इस वीडियो में, ठीक है। अब चूँकि मुझे पेड क्लास भी देखना पड़ता है और चूँकि मुझे एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ तो अपने काम को भी देखना पड़ता है, ठीक है। 250-300 बच्चे हमारे 275 स्टूडेंट सेलेक्ट हो चुके हैं। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो आप पेड कोर्स ले सकते हैं, लेकिन ये अभी फ्री क्लास है उन लोगों के लिए जिसको इसकी ज़रूरत है। बहुत सारे बच्चे लोग को मैं मजाक कर दिया था कि मैं क्लास को बंद कर दूंगा, आप लोग नहीं पढ़ते हो करके। चिंता मत करो, अगर एक भी बच्चे को लाभ मिल रहा होगा तो बंद नहीं करूँगा, ठीक है। चलिए इस क्लास को बस चुपचाप देखिए, कुछ भी दिमाग मत लगाइए, क्योंकि एग्ज़ाम के पहले देखा वो चीज़ याद रहता है, एग्ज़ाम के पहले सुना हुआ चीज़ याद रखता है। तुम अकेले पढ़ के अपना समय बर्बाद मत करना। जो समय तुम अभी पढ़ने में बर्बाद करोगे, एक्चुअल में एग्ज़ाम के पहले वीडियो को देखा जाता है, सुना जाता है, समझा जाता है, ठीक है। चलिए सीधी बात, नो बकवास। इस क्वेश्चन को देखिए। आज हम लोग क्या करेंगे, वैदिक सभ्यता के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता की बात करेंगे। चूँकि काम का प्रेशर इतना ज़्यादा हो गया है, मैं थक चुका हूँ। हो सकता है मेरी एनर्जी आज थोड़ा कम हो, लेकिन कोशिश करूँगा कि एनर्जी कम फील ना हो। पूरा घटना चक्र को मारेंगे, ठीक। अब ये क्वेश्चन देख लीजिए। मैं अभी यहाँ पर जो चैप्टर दे रहा हूँ सिंधु घाटी सभ्यता का दे रहा हूँ, है ना। तो पूरी उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से अपना जान लगा देंगे इसमें। और देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। समझ रहे हो, मानव समाज मुख्यतः विलक्षण तो होता है, किस पे आश्रित होता है, तो अर्थव्यवस्था पर, इकोनॉमिक्स पे ही। तो इंसान इकोनॉमी पे ही, किसी चीज़ पे जो इंडियन सोसाइटी है या ह्यूमन सोसाइटी है, अर्थव्यवस्था पे तो रहेगा ना। और आप लोग बिना पढ़े जाते तो विज्ञान मार देते, जो कल बता चुका हूँ, तो वैसा नहीं करना, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए, बस फटाफट देखिए, टाइम नहीं भैया अपने पास, है ना। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध रखता है या किस सभ्यता से संबंधित है? हड़प्पा का संबंध किससे है, ठीक। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों, उन्हीं ऑप्शन में से एक ऑप्शन को आपको चुनना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे सुमेरियन, यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता, और यहाँ पे वैदिक सभ्यता, यहाँ पे मेसोपोटामिया। तो हड़प्पा का बात कर रहा है यहाँ पे, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, किस सभ्यता से सभ्यता होगा? सिंधु घाटी से होना चाहिए ना। चलो देखो, और यहाँ पे मिला लो, देख लो, ये है ना। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? प्रागैतिहासिक से, आद्य से, या ऐतिहासिक से, या उत्तर ऐतिहासिक युग से? तो सिंधु सभ्यता का संबंध जो है वो आद्य ऐतिहासिक से है। देखो इस समय क्या था, साक्ष्य तो मिले लिखने का, लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया, है ना। समझ रहे हो, मान लो कोई चीज़ मिला, मान लो यहाँ पे कोई चीज़ है, यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ है ना, जो भी चीज़ें यहाँ पे लिखा है, ये लेखन का साक्ष्य मिला, लेकिन इसे आप पढ़ नहीं सकते, इसीलिए ये क्या हो गया, ये आद्य ऐतिहासिक युग हो गया। देखिए सैंदस सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता थी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, लेखन की कला तो थी, परंतु क्या नहीं था बच्चों, पढ़ा नहीं जा सका था। इसलिए आप रखना, इतिहास निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। जब तक आप पढ़ोगे नहीं, जानोगे नहीं, कैसे इतिहास निर्माण में उसका प्रयोग करोगे, है ना, ठीक है। तो अच्छे से आप क्या करो, जो जो बता रहा हूँ मास्टर क्लास को रिवीजन करो, सिर्फ रिवीजन करो, कहीं 1 रुपये का दिमाग मत लगाओ। जैसा दीपक सर बता रहे हैं वैसा ठीक एग्जाम के पहले आएगा, तो उसको वैसे ही रिवीजन करो, हैं। और सॉरी बच्चों, बगल में कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, हो सकता है कि कुछ इंटरप्शन क्रिएट हो रहा होगा, उधर का नॉइस आ रहा होगा, बट उसको अवॉइड करना, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे अपना व्यवस्था, अपना जुगाड़ बना लेते हैं। वो छोटी मोटी बातों को तुल नहीं देते, तो छोटी छोटी बातों को भाव नहीं देते, मैटर नहीं बनता वो उनके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए बच्चों, ठीक। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थे, क्योंकि गैर आर्य मतलब देखना, आर्य क्या थे, ग्रामीण व्यवस्था पे आधारित थे, और सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो नगरीय व्यवस्था पे आधारित थे। तो सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थे, क्योंकि वह क्या थी, एक नगरीय व्यवस्था थी। इस बारे में हम लोग इतना चर्चा कर चुके हैं, इस बारे में आपको समझ भी आ गया होगा, ठीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थे, जबकि आर्य क्या थे, ग्रामीण थे, है ना। इसको देखो, सिंधु घाटी, देखो सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का कारण क्या है? क्या हो सकता है, ये लिपि होगी, नगर का नियोजन होगा, क्या होगा? सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, नगरीय नियोजन थी। और आर्य से पहले, आर्य क्या थे, ग्रामीण व्यवस्था में जीते थे, जबकि उसके पहले नगर निगम का
का जितने भी प्रारूप है, जैसे अच्छी नाली का बनना, सड़कों का अच्छा निर्माण होना, ईंटों का प्रयोग होना, ये सारी चीज़ें सिंधु घाटी सभ्यता में विद्यमान थी। तो इसका सबसे बड़ा क्या चीज़ था? अच्छा, यहाँ पे पूर्व की ओर, पहले की ओर रखे जाने के कारण मृदभांड था। ठीक है, तो और नगरीय व्यवस्था तो थी ही। इसको देखो, इसको पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा, है ना। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता लिपि, ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में आर्यों से अधिक विकसित थी, सभी जानते हैं। लेकिन पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग काल में पाए गए मृदभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पहले का सिद्ध करते हैं। काले रंग की आकृति से चित्रित लाल मृदभांड जहां हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, काले रंग की आकृति से चित्रित लाल रंग का मृदभांड, है ना, वो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। वहीं धूसर चित्रित जो धूसर मृदभांड है जो बाद के हैं, वो आर्यों से संबंधित थी। तो मृदभांड ऑप्शन यहाँ पे रहेगा, तो आप इसी को आंसर ले लेना। इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, ठीक है, इसको बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता, जो सिंधु घाटी संस्कृति है या सभ्यता है, वैदिक सभ्यता से अलग थी या भिन्न थी? क्योंकि क्या रीज़न था? इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। बिल्कुल नगर निगम की के साक्ष्य देखने को मिले हैं। मैं बोला नगर निगम मतलब आज के नगर के मत बोलो, नगरीय एक शहरी जीवन शैली वहाँ पे उस समय पे विकसित थी। ठीक है, इसीलिए कई जगह पे नगर निगम शब्द का उल्लेख हुआ है, जबकि नगर निगम को आज के नगरीय निकाय से मत जोड़ना, उस व्यवस्था की बात कर रहा है। इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखी लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। उपयुक्त सभी। तो क्यों भिन्न थी? क्योंकि इसका आंसर डी होगा। ये सभी विशेषताएं इसमें थी। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से अलग थी। ठीक है, अब आगे देखो, अपने पास समय कम है, इसको देखो। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? क्या चीज़ है? शिलालेख है क्या? नहीं, हड़प्पा संस्कृति को तो वैसे भी पढ़ा नहीं जा सका, तो क्या चीज़ होगा? पुरातात्विक ही तो होगा ना। ठीक है, इसका आंसर सी होगा, पुरातात्विक। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी हमको मिलती है पुरातात्विक स्रोतों से। जैसे हड़प्पा सभ्यता की बात आ रही, तो इसकी लिपि का वाचन मतलब पढ़ना अभी नहीं हो सका है। अतः सभ्यता से संबद्ध अनेक पुरा स्थलों से प्राप्त पुरा अवशेष ही हड़प्पा संस्कृति के विशिष्ट तत्वों पर प्रकाश डालते हैं। ठीक, तो ऐसी स्थिति में हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात आए तो पुरातात्विक खुदाई को ले लेना। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? बताइए, शिलालेख डालेगा या पुरातत्व संबंधी डालेगा? तो अभी जस्ट हमने देखा, तो इसका आंसर आपको क्या लेना है बच्चों? जब भी क्वेश्चन ऐसे आए तो वैसे स्थिति में आप उसको ले लेना। देखो दूसरे नंबर पे क्या है? पुरातत्व शब्द होगा। देखो यहाँ पे फिर याद दिला देता हूँ, ये दे पुरातत्व संबंधी। ठीक है, और वही चीज़ को हम लोग यहाँ पे भी देखे थे, सेम क्वेश्चन को। ये दे पुरातात्विक खुदाई, है ना, तो उसका आंसर आपका पुरातन या पुरातत्व खुदाई को ले लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को देखो। क्वेश्चन नंबर 9 है, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? तो उस समय को जानने के लिए वहाँ क्या पाया जाता था? मोहर पाया जाता था, बर्तन, जेवर, हथियार का औजार, मंदिर पाया जाता था, लिपि। तो इसका आंसर क्या होगा? मोहर होना चाहिए, मोहर ही है, क्योंकि मंदिर नहीं पाए जाते थे। लोग प्रकृति की प्रेम पूजा करते थे, लोग प्रकृति प्रेमी थे, मंदिर मस्जिद वहाँ नहीं चलता था। ठीक है, लिपि की बात ही नहीं हो सकती, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता थी जिसे पढ़ा नहीं जा सका। ठीक, बर्तन, जेवर, हथियार और औजार, वहाँ पे बर्तन जेवर का लोभ नहीं था और औजार हथियार नहीं मिले हैं, क्योंकि वहाँ पे लड़ाई झगड़ा इत्यादि चीज़ें लोग पसंद नहीं करते थे, शांति प्रिय थे। ठीक, इस क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन है ना। इस क्वेश्चन में हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कितना जबरदस्त क्वेश्चन है, और हड़प्पा सभ्यता के लिए तरह तरह विद्वानों ने तरह तरह की बात कहा है। अब यहाँ पे जो सही नहीं है उसके बारे में बताना है। ठीक, देखिए, मोहम्मद रफ़ीक मुगल कहते हैं हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। तो ये पहला क्वेश्चन गलत है, बाकी सब सही है। ठीक है, देखो मैके क्या बोलते हैं? सुमेर से लोगों का पलायन हो गया। ठीक, ये सही है। दूसरा, मार्टिन व्हीलर कहते हैं कि पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन यहाँ हुआ, ऐसा लोग कहते हैं। और एन घोष या अमलानंद घोष कहते हैं हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ है। तो कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ए सही नहीं है, बाकी सब सही हैं। ठीक है, देखिए इस बात को थोड़ा सा देखेंगे तो देख लीजिए बच्चों हैं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक विद्वानों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए। सही बात है। मैके का मानना था कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति सुमेर मतलब मेसोपोटामिया के अंतर्गत आता है। तो सुमेर से लोगों के प्रवसन मतलब वो वहाँ से ट्रांसफ़र जो होते हैं या जो माइग्रेट होते हैं वो
माइग्रेंट होने वालों को प्रव्रजन करना कहते हैं, इसके कारण से हुआ था, मतलब यहाँ आए। और इन्हीं के समरूप प्रव्रजन के सिद्धांत के इतिहासविद थे D.H. गार्डन ने भी वही कहा कि वहाँ से लोग यहाँ पे आए। तथा मार्टिन व्हीलर का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार के प्रव्रजन के कारण हुई। ठीक, ऐसा वे मानते हैं। इस संदर्भ में A.N. घोष का विचार है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ है। ठीक, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया इसका आंसर ले लेना A, रफ़ीक मुगल गलत है, ऐसा करके। ठीक, लेकिन रफ़ीक मुगल का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी क्षेत्र में हड़प्पा में हुआ। उन्होंने इस पुरानी मान्यता का खंडन किया कि हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। समझ रहे हो, मतलब ये कहते हैं कि वो यहीं रावी के तट पर उनके सभ्यता का सृजन हुआ है, मेसोपोटामिया से, सुमेर से उसका कोई लेन देन नहीं है। और यहाँ पे लिख दिया है सभ्यता से प्रेरणा लिया लिखा है, जबकि वो कहते हैं कि प्रेरणा नहीं लिया है, जबकि यहीं जन्मा है हड़प्पा सभ्यता का विचार, ऐसा करके। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 को देखिएगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, इसको देखिए और मिलान करना है अपन को। ये 1 है, ये 2 है। हड़प्पा, हस्तिनापुर और तक्षशिला, कौशाम्बी ये जगह है और उसको आपको मिलान करना है। तो यहाँ पे आपको हड़प्पा की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने किया था ना। तो इसका ये ले लीजिए, हड़प्पा का खोज किसने किया? दयाराम साहनी ने किया। और हस्तिनापुर का किसने किया? बीबी लाल ने, कल के क्लास में पढ़े थे, बीबी लाल ने किया था। तक्षशिला का मजुमदार ने किया था। और बच गया कौन? कौशाम्बी बच गया है ना, तो वो हो जाएगा जॉन मार्शल। तो उस हिसाब से देखो, A का 3 कहीं दिख रहा है, A का 3 नीचे, हाँ ये C में दिख रहा है, A का 3 यहाँ पे, B का 4, C का 2, फिर 1। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आपको बनाना है। देखो, हड़प्पा का दयाराम साहनी ने किया था। ठीक, कई स्त्रोतों में 1923-24 लिखा है, कई जगह 24-25 लिखा है। हस्तिनापुर का लाल ने किया था, तक्षशिला का जॉन मार्शल ने किया था। डेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता, चिंता मत करो, नाम को देखो। कौशाम्बी NG मजुमदार ने किया था, ऐसा आपको याद रखना है। अब देखिए, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं, आपको बताना है। चांदी की उपलब्धता, ये IAS का 1994 का क्वेश्चन है। IAS में पूछा गया था कि चांदी के उपलब्धता का प्राचीन साक्ष्य, तो बताइए हड़प्पा या पश्चिम भारत के ताम्रपाषाण संस्कृति और वैदिक संहिता में या चांदी के आहत सिक्कों में। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, हड़प्पा संस्कृति। ठीक है, जेवर की बात नहीं हो रहा है यहाँ पे, चांदी के बारे में बात आ रहा है ना। चांदी प्राप्त वहाँ पे मिले हुए हैं। देख, हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य इसके विधिवत प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, ये लोग मुख्यतः राजस्थान की जावर और अजमेर की खानों से चांदी प्राप्त करते थे। ठीक है, इसको बताइए, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ था? हड़प्पा पे जो मिट्टी के बर्तन थे उस पर लाल रंग का प्रयोग हुआ था। इतना आप याद रखना, अगर पूछ दे तो इसको बताना। ठीक है, इस क्वेश्चन को बताइए, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो पूर्व आर्य से, प्री आर्यन, या उत्तर वैदिक काल से, मौर्य काल से, या कुषाण काल से? इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्व आर्य। ठीक है, इस क्वेश्चन का यहाँ पे इसको पढ़ो। मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। सैंधव सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। कहाँ पे? सैंधव सभ्यता में। इसके उदाहरण अनेक सैंधव पुरा स्थलों से प्राप्त देवी की मूल मूर्तियाँ और मोहरों से प्राप्त चित्र हैं। देखिए, एक बात यहाँ पे एकदम मैं क्लियर करना चाहता हूँ, एकदम क्लियर कर लो। जब कभी भी मूर्ति पूजा की बात आ रही है, देखिए ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, इस तथ्य को समझिए कि जो सैंधव प्रदेश था, समझना है आपको, सैंधव प्रदेश। ठीक, जब सैंधव प्रदेश की बात आती है बच्चों, तो सैंधव प्रदेश में आपको क्या देखना है? सैंधव प्रदेश में मूर्ति पूजा बोल रहा है, तो ये मूर्ति पूजा थी। ठीक है, मूर्ति पूजा थी। ठीक,
लेकिन मंदिर नहीं था, मंदिर का प्रयोग नहीं था, ये नहीं था और ये था। ये दोनों डिफरेंस को आपको याद रखना है। तो इस बात को बिल्कुल याद रखेंगे, गलत नहीं करेंगे बच्चों। चलिए आगे देखिए इस क्वेश्चन को। देखिए इस क्वेश्चन को बताइए, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण या रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ है? किसका नहीं हुआ है? वैदिक काल में देखो किसका नहीं हुआ बोल रहा है, तो इसका हो जाएगा गाय। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाए गए मोहरों पे या टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ? गाय का हड़प्पा काल में प्रयोग नहीं हुआ है, जो चित्र वगैरह मोहर वगैरह बनते थे, क्योंकि गाय वैदिक काल में था और ये हड़प्पा संस्कृति के काल में गाय के बारे में जानकारी नहीं थी। ठीक है, लेकिन आपको गेंडा का, हाथी का, बाघ का, ये सब का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये सब वहाँ पे थे, ये सब का मोहरों पे प्रयोग हुआ है, हाथी का, बाघ का, गेंडा का। और आईएएस ने इसको 2001 में प्रीलिम्स में पूछा था इस क्वेश्चन को। ठीक है बच्चों, देखिए ये सब हाथी, गेंडा, बाघ, हिरण, भेड़, ये सब का मिला है। गाय का महत्व वैदिक काल में प्राप्त होता है, इसी के लिए गाय को अघन्या शब्द, अर्थात जिसको ना मारा जाए वो शब्द का प्रयोग हुआ है गाय के लिए। और गाय के लिए बड़े बड़े यज्ञ होते थे, बड़े बड़े मतलब उस समय पे युद्ध होते थे, 10 लाख युद्ध 10 राजाओं के बीच, भरत जन के बीच, ठीक। और ये सब चीज़ बताऊंगा जब वैदिक काल में जाएंगे तो। ठीक है, इन सबको याद रखना। इसको देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है बताना? चंदहुदड़ो, कोटदीजी और सोहगौरा और देसलपुर। ये क्वेश्चन आईएएस को 2019 में पूछा था, है ना, और 2019 में इसको पूछा गया है। तो आप बताइए कि कौन सा एक जो स्थल है हड़प्पा स्थल नहीं है। थोड़ा पैर दर्द करता है बच्चों, दिन भर पेड क्लास लेना, फिर आप लोगों के लिए 3-3, 4-4 घंटे का इधर ये बनाना, ऑफिस में भी फील्ड वर्क और ऑफिस वर्क दोनों देखना। ठीक, तो मैं बैठ के पढ़ा दूँ, आप लोग को कोई आपत्ति तो नहीं है ना? चलिए देखिए, जब ऐसा क्वेश्चन आपके बीच में आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा मैं पीछे कर लेता हूँ ताकि आपको दिख जाए। तो यहाँ पे चंदहुदड़ो है, कोटदीजी है, सोहगौरा है और देसलपुर है। तो ऐसे स्थिति में सी इसका सोहगौरा है। ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश में है ना, तो ये बात याद रखना है। दूसरा, अभी समय हमारे पास में नहीं है, इसीलिए हम क्या करेंगे, सीधा मतलब हम सीधा रिवीजन करेंगे, और रिवीजन में हम लोग समय को बर्बाद नहीं करेंगे। ठीक है, ये देखो कूट यहाँ पे है, इसको एक के साथ दूसरों के साथ में आपको क्या करना है, मिलान करने हैं जो खोज हुए थे उसको। जैसे वो प्राचीन स्थल लोथल है, ठीक है, तो लोथल में क्या खोज हुआ था, क्या चीज़ हमको मिला था, तो गोदीबाड़ा लोथल से मिला था, कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिला था, ठीक, और धौलावीरा से उस समय के लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला। ठीक है, पत्थर पे लिखा हुआ एक 10 लिपि के अलग अलग मतलब हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह वाला एक पत्थर का शिलालेख मिला धौलावीरा से। अब बनावाली से पकी जो मिट्टी थी, इसकी बनी हुई हल की प्रतिरूपी मिला, मतलब उसमें पके हुए मिट्टी पे हल बना हुआ था। तो ये हो गया आपका बनावली पे। ठीक, ये बेसिक चीज़ें हैं बच्चों, जिसको आपको अच्छे से क्या करना है, रिवीजन करना है, और जो अच्छे से रिवीजन कर लेगा वही आगे बढ़ेगा। मैं ये भी आपको बात समझा रहा हूँ। ठीक है, एक बार देख लो, लोथल से गोदीबाड़ा मिला, कालीबंगा से जुता हुआ खेत, हमारे यहाँ गाँव में काली भैया खेती जोताई करते हैं, तो कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिला, है ना। एक से छत्तीसगढ़ी में गाना आते जी, है ना, क्या तोर मेज के कानो हूँ मैं, तोर मेज के फूल लो हूँ, तोर खेत के बनिहार बना ले, तरह तरह के, है ना। जबकि छत्तीसगढ़ की संस्कृति कितना अच्छा हवे। हमार ममता चंद्राकर दीदी, अलका चंद्राकर दीदी हो गए, कितना अच्छा गाना वन गाते, ददरिया सॉन्ग कितना अच्छा लगते, कभी सुन के देखिए तो कहाँ का गाना आ जाते यार भाई, समझ नहीं है। टमरौल होगी जी, बत्ती बुझा के, चिमनी बुझा के, है ना, तरह तरह के गाना मारे, मतलब उसने हिंदी में भी है, उपेंदीपो गोविंदा के गाना, वो समझ नहीं आए साले क्या बोलते हो, है ना। कितना अच्छा हावे गाना दुनिया में। देखिए है ना, लता मंगेशकर दीदी कितना अच्छा गाना गाते हैं। चल भाई, ये बहुत हो गया, इतनी देखा तो मन, इसका आंसर वैसे बनाना। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन को बताइए, एक जूते हुए खेत की खोज कहाँ पे मिली? तो जुताई हमारे कहाँ पे, कालीबंगा पे, अभी जस्ट अपन ने देखा है उसको। अगले इस क्वेश्चन को बताइए भाई, ये निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर में जूते हुए खेत मिले? कालीबंगा पे मिले। तो अभी अपन ने देखा, इसको देखा ना।
इसको बताइए। ये इधर क्या है, आपका सूची 1 है और सूची 2 है। जहाँ से जो जो मिले उसको आपको क्या करना है, मिलान करना है बच्चों। ठीक, तो ये बताइए कि हड़प्पा से क्या मिला है, लोथल से क्या, एक ठो को पकड़ो। कालीबंगा से जुटा हुआ खेल, सी का 4 देखो, सी का 4 यहाँ पे और यहाँ पे है, मतलब या तो बी होगा या डी होगा। ठीक, अब उसके बाद में देख लो कि नर्तकी की मूर्ति कहाँ पे मिली, हड़प्पा से मिली कि मोहनजोदड़ो से मिली। ठीक है, तो ये चीज़ देख लो। तो ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपको लेना है। तो अब उस स्थिति में सोचो, मोहनजोदड़ो से मिली है क्या, या गोदीवाड़ा जो अपन पढ़े वो कहाँ से मिला है ना, लोथल से मिला है क्या। तो इस तरीके से दिमाग लगाओ और आराम से बन जाएगा वो। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बच्चों, हड़प्पा से सावधान मिला है, हड़प्पा से सावधान मिला, मतलब हड़प्पा के लिए ये ले लेना, और आपका कालीबंगा है उसके लिए जुटा हुआ खेत ले लेना, मोहनजोदड़ो से आपको नर्तकी की मूर्ति। ठीक, तो 1 2 3 4, हड़प्पा से सावधान R37, लोथल से गोदी, कालीबंगा से जुटा हुआ खेत, मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिली। ठीक है, आगे इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों। अब यहाँ पे हड़प्पा किस नगर पे है, रावी के तट पर है, हस्तिनापुर गंगा के तट पर है, नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी के पास है साउथ में, और पैठन या प्रतिष्ठान, इसी को पैठन भी बोलते हैं, इसी को प्रतिष्ठान भी बोलते हैं, महाराष्ट्र में ये है गोदावरी के तट पे। ठीक है, तो उस समय के जो स्थल थे वो किस नदी के किनारे है, वो चीज़ को यहाँ पे पूछ रहा है बच्चों। ठीक है, ये दे हड़प्पा, रावी, हस्तिनापुर, गंगा और नागार्जुन कोंडा कृष्णा तथा पैठन गोदावरी से संबंधित है। अगला इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, फिर आपसे और कुछ बन जाएगा। यहाँ पे हड़प्पा नगर को दे दिया है, या बस्ती बोलो, वहाँ जो कल्चर था, और जो नदी है वहाँ पे। तो बताइए कि यहाँ से किसको किसको लोगे। अब भी जस्ट बताया हूँ, रावी के तट पे कौन सा है, जस्ट यहाँ पे अब भी जस्ट चर्चा अपन किए हैं। ठीक है, हड़प्पा रावी के तट पे है ना। तो यहाँ पे देखो रावी दिख रहा है क्या, तो रावी हड़प्पा के लिए मिला दो। तो 1 और 3 ले लो, 1 और 3 देखो 2 जगह पे है, मतलब या तो आंसर ए होगा या बी होगा। अब उसके बाद में देखो कि लोथल जो है वो कौन सी जगह पे है, लोथल है भोगवा पे मान लो, है ना। तो अब देख लो कि भोगवा आ रहा है कि घग्गर आ रहा है। वैसी सतलज को देख लो, अपने तरफ से कुछ भी तुक्का मारो यार, क्या दिक्कत है, यहाँ पे गलती कर लो, परीक्षा हाल में तो गलती नहीं करना है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको लेना है। मैं यहाँ पे पूरा लिख के रखा हूँ पढ़ के आपके लिए। ये बस्ती है और ये नदी है, हड़प्पा रावी है, कालीबंगा जो है देखो, लोथल को भोगवा लेना है, मैं पहले ही बताया था भोगवा पे है करके। कालीबंगा को देखो यहाँ पे घग्गर नदी, और राखीगढ़ी भी घग्गर नदी, बनावली भी घग्गर नदी। यहाँ पे मैं दोनों चीज़ों को पेन से लिख दिया हूँ, ठीक है, या वाइटनर से लिख दिया हूँ, जो आपको समझना है समझ लो। तो हड़प्पा रावी, अब हड़प्पा कैसे याद करोगे, रवि मेरा दोस्त है, वो हड़पने में बहुत माहिर है, किसी का घर हड़प लेता है, किसी गर्लफ्रेंड हड़प लेता है, तो रवि से बच के रहना। ठीक है, तो रवि हड़पता है, इसलिए रवि रावी से संबंध हड़प्पा का। और काली घग्गर, ठीक, अरे भयंकर काली भैया बहुत गुस्से वाले हैं, घग्घर आ जाते हैं एकदम से, अतका घग्घर आ जाते, इतना गुस्सा आ जाते कि मारे वो डंडे थले थे। और काली भैया तो खेती भी करते ना, जुताई उताई थके रहते वो, तो कालीबंगा घग्घर ले पे। और लोथल में भोगवा, ठीक है, लोथल भोगवा और रोपड़ सतलज, सतलज के किनारे में बहुत रोपाई होते भाई, फसल उसल के, ओकरे बाद सतलज के किनारे में रोपड़ कर दिया। ठीक, तो रोपड़ नगर के पास में सतलज। ठीक है, आगे देखो 23 क्वेश्चन को, हड़प्पा, ये तो जान जाओगे रावी नदी अभी तो बताया रवि हड़प लेता है। अब इस क्वेश्चन को देखो, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ। स्नानागार का मतलब क्या होता है बच्चों, देखिए जब कभी भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा अन्नागार स्नानागार, तो ये केवल प्रीलिम्स का तैयारी नहीं हो रहा है। जब ऐसे क्वेश्चन आपके पास आएंगे तो निसंदेह आप इसको क्या कह सकते हैं बच्चों, इसे आप कह सकते हैं कि ये मेंस का तैयारी आपका हो रहा है। बस कैसे करना है, दिमाग लगाने वाला खेल है। अगर आपको दिमाग लगाना आ जाए ऐसे पेपर में, ठीक है, ऐसे पेपर में दिमाग लगाना आ जाए तो आप यकीन मानिए आपसे हर चीज़ बनेगा। देखिए सबसे पहली बात तो आप इस बात को ले लेके चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एक शब्द आता है स्नानागार। ये क्या है, स्नानागार। एक जगह आता है यहीं हड़प्पा में अन्नागार। ठीक, स्नानागार मतलब स्नान करने का बड़ा सा स्थान
जैसे आपके वर्तमान समाज में तालाब को हम लोग जानते हैं ना, तो इसको तालाब को, उसी तरीके से अन्नागार मतलब होता है धान की कोठी, जहाँ पे अन्न को क्या करते हैं, एकत्र करके गांव में रखते हैं, कोठी रहते हैं ना। तो इससे क्या समझ आ रहा है आपको, कहीं ना कहीं उस जगह की सामाजिक संरचना का दर्शन हो रहा है। उनको ये पता था कि अगर किसी घर मरनी हो जाए, जैसे आज भी भारतीय समाज में, इंडियन सोसाइटी में किसी घर में किसी की क्या हो जाती है, मौत हो जाती है या किसी की मृत्यु हो जाती है मान लो, तो वैसे स्थिति में हम क्या करते हैं, तालाब में जाते हैं लाइन से, और तालाब में सब पचरी में बारी बारी नहाते हैं। तो ये क्या हो गया है, एक सामाजिक एकरूपता की पहचान हो गई। ये क्या हो गया, सामाजिक एकरूपता का। उसी तरीके से अन्नागार क्या बता रहा है, इनको इतनी समझ थी कि भविष्य में आने वाली पीढ़ी के भोजन की व्यवस्था अगर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अन्नागार, अन्न को एकत्र करके रखना पड़ेगा। एकत्र एक स्थान पे अन्न को, चावल को रखेंगे। वर्तमान में इस गाँव में हम लोग कोठी कह देते हैं धान की, ठीक है। तो ये भविष्य की सोच रखते थे। जबकि अविकसित जो मानव समाज था, वो आदि मानव समाज, वो क्या करता था, केवल जानवर को मारता था और भूंज के उसको खाता था, वो कल के बारे में नहीं सोचता था। तो ऐसे ही धीरे धीरे समाज का विकास हुआ। तो ये सामाजिक एकरूपता का दर्शन होता है इस स्नानागार से, जो समाज में एकता का परिचय देता है, सामाजिक कार्यों की जानकारी होती है। और ये अन्नागार जो शब्द है वो समाज में आने वाले भविष्य के भोजन की व्यवस्था के, अर्थात एक विकसित समाज के बारे में हमें बता रहा है। ठीक है, इतनी क्लियर हो गया। अब आगे देखिए, ऐसा क्वेश्चन जब आ रहा है कि स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ, तो क्या लोगे स्नानागार के लिए, बताओ, मोहनजोदड़ो लोगे। देखो ये ए हो गया मोहनजोदड़ो। अब देखिए, सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर देखो तो ये मोहनजोदड़ो उत्तर से दक्षिण 55 मीटर, मतलब जो आपका स्नानागार है वो है ना 55 मीटर का उत्तर से दक्षिण का लंबाई था। और इसकी लंबाई ये यहाँ पे देखें अपन, और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम 33 मीटर था। तो यही इसी आपके रेशियो में स्नानागार की, स्विमिंग पूल देखते हो ना आधुनिक समाज में, गांव में देखते हो ना तालाब, वही चीज़ है ये। ठीक है, आगे देखिए इसको, विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ, तो अब भी हमने देखा है मोहनजोदड़ो से, तो वो क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26 को सुनिए, बताइए। सिंधुघाटी सभ्यता में पुरातन में नाव के चित्र या नाव के मॉडल कहाँ से प्राप्त हुए, तो नाव के चित्र आपको मिले कहाँ से, मोहनजोदड़ो और लोथल से। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश PCS ने पूछा था। ठीक है, इसको बताइए, नाव के चित्र बोले कि मोहन और लोथल, ठीक, नाव के चित्र मिले थे। या क्वेश्चन 27 को देखो, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मारने हैं भी हम लोग इस वीडियो में। सिंधु सभ्यता के बारे में जब मैं पढ़ाने में नहीं थक रहा हूँ, 8 घंटे की गवर्नमेंट जॉब को अधिकारियों के साथ डील करके निपटा के आ करके 7-8 घंटे का पेड कोर्स दे करके आप लोग को फ्री में पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब में, तो मैं नहीं थक रहा हूँ, तो आप क्यों थक रहे हो भाई? आपसे ज़्यादा तो काम मैं कर रहा हूँ, आपके पास तो ज़्यादा समय है कि आप और अच्छे जगह पे, अच्छे पोस्ट पे पहुँच सकते हो। लेकिन पहुँचना चाहोगे तब ना, ठीक है, जहाँ चाहो वहाँ रहा, और आप नहीं चाहोगे तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर सकता इसमें। ठीक है, इसको देखिए, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, बताइए। नगरों में नालियों की व्यवस्था थी, एकदम सही बात। भाई मैं आपको बताया ना कि नगरीय व्यवस्था थी, सिंधु सभ्यता क्या थी, नगरीय सभ्यता थी। और हमको क्या बताना है, जो असत्य है, जो गलत है, आपको वो बताना है ना। तो पहला चीज़ तो नालियों की क्या थी, सुदृढ़ व्यवस्था थी, एकदम सही बात। दूसरा, व्यापार और वाणिज्य उन्नत व्यवस्था था, अर्थात बिजनेस एंड ट्रेड बहुत अच्छा चलता था, क्योंकि यहाँ क्या थी, वस्तु विनिमय की प्रणाली थी। क्या थी बच्चों, वस्तु का विनिमय होता था, अर्थात गुड जो होते थे, वस्तु गुड्स एक्सचेंज का काम होता था, एक दूसरे को देख लेके काम करना। फिर तीसरा, मातृदेवी की उपासना की जाती थी, वेरी गुड, उपासना होती थी लेकिन मंदिर के साक्ष्य नहीं थे। चौथा, लोग लोहे से परिचित थे, तो ये गलत हो गया, लोग इस समय लोहे से परिचित नहीं थे। जब आगे वैदिक काल पढ़ोगे तो लोहे का बात आएगा, और वहीं से क्या बनेगा, औजार बनेगा, वहीं से अस्त्र शस्त्र बनेंगे और युद्ध प्रारंभ होगा गाय के लिए। ठीक है, गाय के लिए वर्चस्व का युद्ध होगा।
ठीक। तो ये तो शांति प्रिय लोग थे, मस्त नगर में नाली उली बढ़िया घर बना के रह रहे हैं, व्यापार बिजनेस कर रहे हैं, है ना, एक्सचेंज वस्तु विनिमय के माध्यम से बिजनेस को मात्र बढ़ावा दे रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, मन से प्रकृति की पूजा कर रहे हैं, मातृ देवी मतलब धरती माता की पूजा कर रहे हैं। मंदिर नहीं है, कोई मंदिर मस्जिद नहीं जा रहा है, कोई धर्म जाति का लड़ाई नहीं है, लोग लोहे से परिचित नहीं, लोहे से परिचित रहते तो लड़ाई झगड़ा में उतर जाते, वो तलवार लेके खड़े हो जाते, अरे चल मेरे को तेरा सामान दे, समझ रहे हो ना। तो ये चीज़ यहाँ पे नहीं था। ठीक है बच्चों, अब देखिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, एकदम आगे बढ़िए, सिंधु सभ्यता का ये सब चीज़ को देखेंगे, आगे देखिए। हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता मानी जाती है, क्या मानी जाती है बच्चों सिंधु घाटी सभ्यता? पहला तो भैया अपने नगर नियोजन के लिए माना जाता है। सभी जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था, नगर नियोजन होता था, ये बात एकदम सही है ना। फिर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा एक बड़ा बड़ा नगर था, ये भी हम जान रहे हैं, ये रावी के तट पे था, और मोहनजोदड़ो जो था वहाँ पे बड़ा सा स्नानागार था, ये हम बात जान रहे हैं। अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए जाना जाता है, बिल्कुल हमने कृषि के बारे में देखा है ना, रुको, हाँ कृषि के बारे में देखा, क्योंकि वहाँ पे क्या है, ऐसे कोठी था धान का जहाँ पे अन्नागार को रखा जाता था। अपने उद्योगों के लिए जाता है, छोटा मोटा उनके पास में उद्योग था, तभी तो मुहर वगैरह लगाया जाता था, मुहर बनते थे। ठीक है, तो ये चारों चीज़ें जहाँ पे सही होगा वही आंसर होगा, मतलब डी, मेरे हिसाब से आंसर देख लेते हैं, तो इसका आंसर डी है। ठीक, आगे आइए, मैं आप लोगों को जब पढ़ाता हूँ उसके पहले पढ़ के हाईलाइट करके रखे रहता हूँ बच्चों, ताकि आप लोगों का तैयारी अच्छा तगड़ा हो सके, आप लोगों की तैयारी में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, पानी पी लेता हूँ ना, फिर आगे चलते हैं। आगे देखिए, अच्छा मैं आधा घंटा से ज़्यादा लंबा वीडियो बना देता हूँ तो बोर तो नहीं होते बेटा? मत हुआ करो, क्योंकि आपके पढ़ाई का बात है। ठीक, इसमें तो मेरा फ़ायदा है, मैं पढ़ा हूँ तो मेरा रिविज़न हो रहा है, और ज्ञान ही एक ऐसा चीज़ है बेटा इस दुनिया में जिसको जितना तराशोगे उतना वो बढ़ता है, कम नहीं होता कभी। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर दो बच्चों 29 का, निम्नलिखित में किसका सुमेल नहीं है, कौन सा गलत है, किसका सुमेल नहीं हो रहा है? आलमगीर कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में है क्या? बिल्कुल है। और लोथल गुजरात में है क्या? बिल्कुल है। कालीबंगा हरियाणा में है क्या? बताइए। और रोपड़ पंजाब में है क्या? इसी दो जगह पे आप लोगों को दिक्कत होता है। चलिए आंसर देख लेते हैं, तो सी देखो कालीबंगा है ना, ये आता है राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में, रोपड़ पंजाब में है। तो इसका आंसर याद रखना, कौन सा सुमेल नहीं है, तो कालीबंगा हरियाणा लिखा है वो गलत है, क्योंकि इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा आरजे आ जाएगा, राजस्थान, राजस्थान का, ठीक, हनुमानगढ़ जिला, ये आंसर आ जाएगा, ना कि हरियाणा। ठीक है, तो कालीबंगा कहाँ पे है? राजस्थान पे है, रोपड़ पंजाब। ठीक, इतना सही है बच्चों। चलो बाकी कहीं अपन दिमाग नहीं लगाते, इसको बताइए। ठीक, निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? जो उत्तर प्रदेश में है केवल वो बताना है। जैसे आलमगीर हमको पता है, आलमगीरपुर है ना, ये हो गया। और क्या हो सकता है? लोथल तो गुजरात है, कालीबंगा तो होगा ही नहीं। ठीक, तो इसमें से क्या बच गया? एक तो हुलास बच गया। तो दोनों 3 और 4 के साथ में जो सही होगा वो 3 और 4 मतलब डी, तो इसका आंसर डी हो जाएगा बच्चों। ठीक है, देखो इधर डी। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। लोथल गुजरात में। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। और हुलास सहारनपुर, मतलब दोनों यूपी में हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कभी भी पूछ सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा, यहाँ पे तो दिया गया ऑप्शन है, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है, इसमें चुपचाप आप देखिए, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, और देखिए कि गलती अगर ये एग्ज़ाम में आ जाता तो क्या होता। अभी देखना, जब मुगल कालीन पढ़ाऊँगा, मराठा पढ़ाऊँगा, वैदिक सभ्यता पढ़ाऊँगा, कितना मज़ा आएगा। आधुनिक भारत पढ़ाऊँगा, अंग्रेज़ों के समय की बात बताऊंगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों को बताऊंगा, बहुत मज़ा आएगा। बस बनते रहिए, चलते रहिए, रोज़ इसमें से क्वेश्चन को करना है ना। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है? ठीक, तो गुजरात में है, वो तो आपको बताना है कौन सा होगा इसमें। लोथल गुजरात में है। ठीक, और यहाँ पे ऑप्शन, हाँ एक ही ऑप्शन है, मतलब गुजरात में। ठीक है, तो आधा घंटे का से ज़्यादा वीडियो बनता है, आप लोग थोड़ा सा चिड़चिड़ा जाते हो। याद रखना आगे की क्लास को, इसके लोथल और गुजरात जितना भी आपका हड़प्पाकालीन सभ्यता है उसको सेकंड वीडियो के में पढ़ेंगे, भाग 2 में इसके। ठीक, हड़प्पाकालीन सभ्यता के बारे में जो पढ़ रहे हैं ना, सिंधु घाटी सभ्यता, उसका भाग 2 वीडियो में बाकी देखेंगे। ठीक,
और अभी आप क्या करोगे, चुपचाप इसको रिवीजन करो और नोट्स बनाओगे, अगर स्क्रीनशॉट करोगे तो स्क्रीनशॉट करके रख लो। चलिए।